ओके सर, थैंक यू। हाँ मेरे प्यारे छात्रों, हमने सुबह सूखी डाली एकांकी उपेंद्रनाथ अश्क जी इनके द्वारा लिखित इनके एकांकी के बारे में हमने जानकारी हासिल कर रहे थे। इसका पात्र परिचय भी मैंने किया था। दादाजी उनका बेटा करमचंद, परेश उनका पोता है तहसीलदार, और जगदीश पल्लू भाषी ये बच्चे हैं। और इसमें आने वाले पात्रों में बेला छोटी बहू है। छोटी बहू यानी परेश की पत्नी। परेश की पत्नी छोटी बहू बेला है। और इंदु छोटी भाभी की बेटी, छोटी भाभी की बेटी इसकी माँ है, माँ बेटी। इंदु प्राइमरी स्कूल पास है। इंदु घर में वही सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है। अब बेला आने के बाद बेला ग्रेजुएट है, पढ़ी लिखी है। और बड़ी भाभी है, मंझली भाभी है, बड़ी बहू है और मंझली बहू है। रजवा, पारो और मिश्रानी ये लोग नौकरानियाँ हैं, घर के नौकरानियाँ। हमने एकांकी की शुरुआत हुई थी। इंदु पोती, दादाजी की पोती, और छोटी भाभी की बेटी। इंदु का भाई परेश तहसीलदार, परेश की पत्नी बेला छोटी बहू नाम से जानी जाती है। इंदु नाराज है। बड़ी बहू इंदु के पीछे पीछे आ रही है और उस नाराजगी का कारण पूछ रही है। पूछने के बाद वो बताती है कि छोटी बहू बेला ने मिश्रानी को काम से हटा दिया, वो रो रही है। क्यों काम से हटा दिया? बड़ी बहू पूछती है कि उसको काम करने का तरीका नहीं आता, उसको सलीका मालूम नहीं, ढंग नहीं, किस तरह काम लिया जाता है, किस तरह काम करते हैं, ये उसको पता नहीं। हाँ, मैंने बता रहा था आपको कि परेश इंदु सारी बातें बताती है कि बेला क्या कहा। वो कहती है हाँ, हमारे मायके में सब कुछ अच्छा है, वहाँ पर खाना अच्छा, पहनना अच्छा है, ओढ़ना अच्छा है, सब कुछ अच्छा है करके बता रही थी। ये बातें सुन के वो जो बेला के साथ इंदु दोनों का जो बहस हुई, वो सारी बातें बहू, बड़ी बहू को बताती है। उतने में छोटी भाभी आती है। छोटी भाभी आने के बाद वो पूछती है कि क्या बात है, क्या बात हुई। रजवा भी उसके पीछे पीछे आती है। तब इंदु छोटी भाभी को बताती है। वो छोटी भाभी कहती हैं वो बेला बच्ची है, अभी उसको ऐसा नाम उसकी तरफ तरफदारी करती हैं, आप सपोर्ट करना चाहती हैं इंदु की, सॉरी बेला की। उतने में इंदु कहती है हाँ बच्ची है, रोटी को चोची कहती है, सिर्फ ज़बान गज लंबी है, गज भर लंबी है, वो तो बच्ची ही है करके मजाक करती है। तो पारो कहती है, नहीं रजवा साथ में आई थी छोटी भाभी के सामने, नहीं माँ जी मैं आपके घर कमरे में काम करूँगी, मैं उनका कमरे का काम नहीं करूँगी। किसका कमरे का? बेला के कमरे का काम नहीं करूँगी। ये सारी बातें यहाँ तक हुई थी और मंझली बहू हंसती हुई आई। मंझली बहू हंसती हुई बीच की बहू आती है, आकर बताती है परेश की क्या हालत हो गई है। परेश की ऐसी हालत हो गई है कि वो अपना मुंह सा लेकर दादाजी के पास चला गया। क्या बात हुई, बताओ बताओ करके सब लोग पूछते हैं। तो वो बताती है कि वो अंग्रेजी में गिटपिट कर रहे थे, मैं तो सामान रखने ऊपर गई थी, वो मुझे कुछ बातें समझ में आई, कुछ बातें समझ में नहीं आई। छोटी बहू बेला ने सारा फर्नीचर उठा के घर के बाहर रख दिया। वो परेश स्नान करके आया तो ये टूटी फूटी कुर्सियाँ, गड़े सड़े गले फर्नीचर मैं मेरे कमरे में नहीं रखती कहकर सारा फर्नीचर उठा के बाहर रख दिया। 3 मार्क्स क्वेश्चन, 5 मार्क्स क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। छोटी बहू बेला ने सारा फर्नीचर क्यों उठा के बाहर फेंक दिया?
इसका प्रेजेंट सिचुएशन, इंट्रोडक्शन सिचुएशन और सामने की फ्यूचर इंट्रोडक्शन सब लिखना है। लिखने से आपको 5 अंक मिलेंगे। हमारे बुजुर्ग तो इस फर्नीचर पर बैठते थे, कहने जा रहा था परेश। उतने में बेला ने कहा, हमारे बुजुर्ग भी नंगे लुच्चे लफंगे जंगलों में घूमते थे, क्या हम भी उनका अनुसरण करें, हम भी उनकी तरह घूमे फिरें? बात उसे काट के सारा फर्नीचर उठा के बाहर फेंक दी। आगे कंटिन्यू करते हैं। इंदु फिर मझली भाभी, छोटी भाभी, यह तो मझली बहू। परेश ने कहा, इस फर्नीचर पर हमारे दादा बैठते थे, पिता बैठते थे, चाचा बैठते थे। उन लोगों को कभी शर्म नहीं आई, उन्होंने कभी फर्नीचर के गले सड़े होने के शिकायत नहीं की। परेश ने कहा, परेश अपनी पत्नी को समझाया, छोड़ा नहीं। इस फर्नीचर पर हमारे पिताजी बैठते थे, चाचा बैठते थे, दादा बैठते थे, उन्होंने कभी गड़े सड़े फर्नीचर नहीं कहा, तुम कह रही हो। क्या बताए? अब यदि मैं जाकर इसे रखने पर आपत्ति करूंगा तो दादा कहेंगे, अब अपने कमरे में रखने में मैं आपत्ति जताऊंगा, अच्छे नहीं, मुझे नहीं चाहिए, अगर ऐसा मैं बताऊंगा तो दादाजी क्या कहेंगे? तहसीलदार होते ही लड़के का सिर फिर गया। दादाजी ये नहीं सोचेंगे कि लड़का तहसीलदार क्या हुआ, पुराना फर्नीचर करके उठा के बाहर फेंक दिया, ऐसा नहीं सोचेंगे करके परेश हाथ मटका कर, ना भाई। मंजली और बड़ी भाभी दोनों बात करती हैं। हाँ ठीक ही तो कहा परेश ने। मंजली भाभी, बड़ी भाभी दो, ठीक ही तो कहा परेश ने। छोटी भाभी, परेश मेरा बेटा भला। छोटी भाभी उसका बेटा है, छोटी भाभी का बेटा, मेरा बेटा भला कह दी मंजली भाभी। तब बहू ने कहा, तो ना कहो, मैं तो इस गले सड़े सामान को कमरे के पास तक ना फटकने दूंगी। तुम दादाजी से कुछ कहना नहीं चाहते, मत कहो, लेकिन मैं इन गले सड़े फर्नीचरों को अपने कमरे के आसपास भी नहीं रखूंगी। बेला को पसंद नहीं। इस बेडौल फर्नीचर से तो नीचे धरती पर चटाई बिछाकर बैठना लेटना अच्छा है मेरे मायके में। उसने कहा कि इस फर्नीचर पर बैठने से अच्छा है कि चटाई बिछाकर हमारे मायके में नीचे बैठना अच्छा है, बड़ा आराम मिलता है चटाई बिछाकर, मैट डालकर बैठना हमारे मायके में। इंदु, बस उसे तो अपने मायके की पड़ी रहती है 24वां घड़ी। कई बार ये बात को सुन चुकी है इंदु, हमारे मायके में ऐसा होता है, मेरे मायके में वैसा होता है करके। वो पली बड़ी है, बड़ी हुई है अपने मायके में, तो उसे रूह तक वहाँ पर उनकी मिली रहती है, आत्मसात हुई रहती है। वो ऐसे बड़े बड़े नहीं होते बच्चे। यहाँ पुरुष तो खेलने कूदने में मन, घर में वो सारे मन नहीं लगाते, ऐसे ही खेलते कूदते बड़े होते हैं, लेकिन लड़कियां अपना मन लगाती हैं घर में, हर जगह पर उनका मन रहता है। मंझली बहू और छोटी बहू ने अपने मायके के बड़े बड़े कमरों और उसके बहुमूल्य फर्नीचर पर बखान किया। मायके के बड़े बड़े फर्नीचर के बारे में बताई और महाशय परेश की एक भी ना चलने दी। परेश की तो एक भी नहीं चली। बेचारे वो भीगी बिल्ली बने दादाजी के पास चले गए। खी करके फिर हंसती है। मंजली बहू की हंसने की आदत, वो बात बात पे हंसती है। कुछ लोग बात बात पर हंसते हैं, उसी तरह वो भी हंसने लगी। हंसती है, दूसरी भी उसके साथ हंसती है। मंजली बहू आकर सारा वृत्तांत सुना दिया। तो परेश
बेला के साथ जो झगड़ा हो रहा था वो सारी बातें आके बता दी मंझली बहू। मैं तो चुपके से चली आई, वो बिचका कर। ज़बान है छोटी बहू की क्या कतरनी। मंझली बहू सुन के आ रही है बेला को, कतरनी। कैंची, सीजर, होता है ना सीजर इस तरह का, आप जानते हो। कैंची, और फिर जब अंग्रेजी बोलने लगती है तो कुछ समझ में ही नहीं आता। अंग्रेजी बोलने लगती है, कुछ समझ में नहीं आता। परेश बेचारा तो अपना सा मुंह लेकर रह जाता है। परेश बेचारा तो अपना मुंह लेके रह जाता है। जाने तहसीलदार कैसे बन गया। मंझली बहू, अब पत्नी के सामने इसका कुछ नहीं चलता, ये बेचारा चुपचाप रह जाता है, कुछ चलता ही नहीं, वो कैसे तहसीलदार बना करके मंझली बहू बोलती है। इंदु, बस ज़बान ही ज़बान है, बात तो जब है जब काम भी हो। ज़बान ही ज़बान है, बात तो जब है जब काम भी हो। बात तब करे तब काम हो। एक काम को कहो तो 100 नाग भौं चढ़ाती है, ये काम भी नहीं करती, नाग भौं चढ़ाती है, सिर्फ बातें करती हैं। दादाजी ने 4 कपड़े धोने को कहा था, वे तो पड़े गुसल खाने में गल रहे हैं। दादाजी ने 4 कपड़े धोने को कहा था। गुसल खाना, गुसल खाना, स्नान घर, स्नान घर, स्नान घर। छोटी भाभी, गुसल खाने में गल रहे हैं, तू उठा क्यों ना लाई उन्हें। जा भाग कर उठा ला और फटक कर आंगन में डाल दे। छोटी भाभी इंदु से कह रही, जा कपड़े उठा कर ला, आंगन में डाल दे। मैं बहू को समझा दूंगी, इस तरह कैसे चलेगा। और भी चिंता से, मैं बहू को समझा दूंगी, कैसे चलेगा ऐसा करी तो। परेश ने समझाया नहीं उसे, परेश ने नहीं समझाया उसे। इंदु, परेश की तो जैसे वहां बड़ी सुनवाई होती है। इंदु बताती है परेश की हालत। परेश की ऐसी हालत है जो उसकी सुनवाई होती है। कोर्ट में अपराधी खड़ा रहता है कटकटे में, ऐसा परेश खड़ता है, उसकी सुनवाई होती है करके इंदु बता रही है। मंझली बहू, वह मलमल के थान और आभरों की बात याद है ना, अभी तक पड़े हुए हैं। मंझली बहू बताए, कुछ सामान मार्केट से मंगाए थे, वो उनके चाचा ने लाकर लाए थे, वो अभी तक किसी ने नहीं लिए। इंदु ने बेला एक्सेप्ट नहीं किए। बेला को जो सामान मार्केट से मंगा कर दिए थे, वो अबरों की बात, मलमल के थान और अबरों की बात याद है ना। कह कह कर हार गए परेश महाशय। वो कपड़े लेने को तैयार नहीं, नए कपड़े लाए हैं, उसको पसंद नहीं, इसलिए वो ऐसे ही पड़े हैं। बहुरानी के हाथ तक ना लगाया उन्हें। बहुरानी ने उन कपड़ों को हाथ तक नहीं लगाया, उसको पसंद नहीं वो कपड़े, और वे शर्म के मारे ले जाते नहीं दादाजी के पास। परेश बेचारा दादाजी के पास लेकर कैसे जाता,
शर्म के मारे नहीं ले जा रहा है। कचहरी में होंगे तहसीलदार, घर में तो अपराधियों से भी गए बीते हो जाते हैं। कचहरी, ऑफिस, कचहरी करके बुलाते हैं, कचहरी। कचहरी यानी ऑफिस। ऑफिस, ऑफिस पे होंगे तहसीलदार। घर में तो अपराधियों से गए गुजरे हैं करके मंजली बहू ने बताई। हंसती है इंदु और बड़ी बहू भी हंसती है, सब मिलके हंसते हैं। छोटी भाभी, पर दादाजी के कपड़े। बड़ी भाभी, तुम भी बहन, बस क्या इतना पढ़ लिख कर छोटी बहू कपड़े धोएगी? बड़ी भाभी बोलती है, बोली छोटी बहू इतना पढ़ी लिखी है, क्या कपड़े धोती है? कपड़े धोने आई है? इंदु, क्यों? उसके हाथ नमक मिट्टी के हैं जो गल जाएंगे। क्यों? कपड़े नहीं धोए तो? हाथ क्या नमक मिट्टी से बने हैं? पानी लगते ही पिघल जाएंगे, मिट्टी भी पिघल जाएगी, नमक भी पिघल जाता है। कि ये हाथों ऐसे बने क्या करके वो मजाक कर रही है। बाहर से दादा के हुक्का गुड़गुड़ाने की आवाज़ आती है। बाहर से हुक्का गुड़गुड़ा, हुक्का पीने की ये शान थी उस समय। वो एक पॉट जैसा था हुक्का पीना। हुक्का ज़माने में सब लोग पीते थे। हुक्का ऐसे एक पॉट जैसा होता था, उसे पाइप ऐसा लगा होता था। अपने से मूवी में देखे होंगे, ये यहाँ पर तंबाकू आग डाल के अंदर डालते हैं, यहाँ से पाइप से खींचते हैं, पाइप से, ये पाइप से खींचते हैं। पाइप से खींचते हैं। ये हुक्का पीते थे पहले दादाजी, उड़ करके आवाज़ आती है वो खींचने से, वो तंबाकू का धुआं आता है। अब तो छोटे छोटे सिगरेट बीड़ी जैसे फूकते हैं, वो सब है, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कुछ लोगों को कैंसर हो जाता है, मरते हैं। हर 5 मिनट में एक विश्व में हर 5 मिनट में एक आदमी तंबाकू की वजह से मरता है। फिर भी डोंट केयर, कब मरता है मालूम नहीं है ना, इसलिए पीते हैं। छोटी भाभी, तुम चलो इंदो, कपड़े फटक कर अहाते में डाल दो, शायद उन्हें ज़रूरत हो, मांगेंगे तो मैं बहू को समझा दूंगी। छोटी भाभी अपनी बेटी इंदु से कहती है, चलो कपड़े धोकर बाहर फटक में डाल दो, दादाजी मांगे तो क्या करना है। पर्दा गिरता है, ये किरुट वहाँ पर पहला दृश्य खत्म हुआ। छात्रों, ये पहला दृश्य था। पहला दृश्य के अंतर्गत इतनी सारी बातें हुई। आप इत्मीनान से, तसल्ली से आप वीडियो देखिए, हर बात समझ में आएगी। मैंने डिटेल सब कुछ बताया, कुछ नहीं छोड़ा। आपको पेशेंस से अगर आप देखें, समझें तो पूरा समझ में आएगा। पहला दृश्य था, ये खत्म हुआ। अब दूसरा दृश्य शुरू करते हैं। ओके, दूसरा दृश्य, वही बरामदा, दाईं ओर के तख्त पर बिस्तर बिछा हुआ, दीवार के पास तकिया लगा है।
बरामदा, घर के बाहर बरामदा, जो फर्स्ट एंटर होते ही जो कमरा मिलता है वो बरामदा। दीवार के पास तकिया, तकिया सिराना, उसके ऊपर सोते हैं हम, सर के पास रख के सोते हैं वो। दादा आराम से तकिए के सहारे बैठे हुक्का पी रहे हैं। तकिए के सहारे बैठे हुक्का पी रहे हैं दादाजी। उनका मंझला लड़का करमचंद, बीच का लड़का करमचंद, करमचंद ये करमचंद, बीच का बेटा, बीच का बेटा यानी 3 बेटे दादाजी को। बड़ा बेटा मंझला करमचंद, तीसरा बेटा है, उनके नाम नहीं बताए गए। उनके पांव दबा रहा है। हुक्का पीते पीते दादा बच्चों को बाहर अहाते में खेलते हुए देख रहे हैं। बच्चे बाहर खेल रहे हैं, देख रहे हैं। स्नान गृह से नल के जल्दी जल्दी चलते की आवाज आ रही है। नल में पानी आ रहा है, उसकी आवाज आ रही है। शायद कोई बच्चा उसे चला रहा है, क्योंकि करमचंद की भुकुटी तन गई है। कोई बच्चा उस नल को ऑन एंड ऑफ कर रहा है, पानी की आवाज आ रही है। करमचंद की भुकुटी ये भवे ऊपर चढ़ी हुई है, कौन है करके देख रहा है। पर्दा उठने के कुछ क्षण बाद तक नल के चलाए जाने और हुक्के के गुड़गुड़ाने की आवाज आती है। फिर पर्दा उठने तक नाटक है। पर्दा उठा नहीं, नल की आवाज आ रही है, हुक्का गुड़गुड़ाने की आवाज आ रही है बाहर लोगों को। पर्दा उठता है। करमचंद क्रोध से, बस करो जगदीश, क्या खटखट लगा रखी है, जरा आराम करने दो, अभी अभी खाना खाकर बैठे हैं कि तुम। करमचंद जगदीश पर चिल्लाते हैं, बच्चा है, क्या खटखट लगा रखी है, अभी खाना खा के बैठे आराम से, तुम्हारी खटखट शुरू हो गई। दादा हुक्के की नली को हटाकर उधर देखते हुए, नहीं नहीं खेलने दो बच्चों को, नहीं नहीं खेलने दो बच्चों को। फिर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, बच्चे हंसते हैं। बरगद की पूरी डाल लाकर आंगन में लगा दी और उसे पानी दे रहे हैं। बरगद का पेड़ घर के सामने है, उसकी एक डाली तोड़कर लाए हैं और उसे आंगन में लगाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसे उगाने की कोशिश कर रहे हैं डाली को। नहीं जानते कि पेड़ से टूटी डाली जल देने से नहीं पनपती। नहीं मालूम बच्चों को कि टूटी डाली लाकर आंगन में लगाने से फिर वो नहीं लगती, दोबारा नहीं लगती। बच्चों को मालूम नहीं, पनपती यानी फिर जिंदा नहीं होती, नहीं लगती। हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। फिर नली छोड़कर करमचंद से, मैं कहा करता हूं ना बेटा कि एक बार पेड़ से जो डाली टूट गई उसे लाख पानी दो, उसमें वह सरसता ना आएगी और हमारा यह परिवार बरगद के इस महान पेड़ की ही भांति है। दादाजी बताते हैं, मैंने बताया था ना बेटा, डाल एक बार टूटकर अलग हो जाती है तो फिर वापस जोड़ नहीं सकते, या उसे डाली को दूसरी जगह पर लगाकर फिर उसे बड़ा जिंदा नहीं कर सकते। हमारा परिवार भी उसी तरह है। हमारे घर के सदस्य पर डाले हैं, वो तोड़कर अलग होने से फिर जुड़ नहीं सकते करके बता रहे हैं। करमचंद, लेकिन शायद अब इस पेड़ से एक डाली टूटकर अलग हो जाए। करमचंद कहता है, शायद अब इस पेड़ से एक डाली टूटकर अलग हो जाए। दादा, क्या कहते हो, कौन अलग हो रहा है? करमचंद, शायद छोटा अलग हो जाए। दादा, परेश, पर क्यों हूं, उसे क्या कष्ट है, क्यों, क्या कष्ट है उसे? करमचंद, कष्ट उसे तो नहीं, छोटी बहू को है। कष्ट उसे नहीं दादाजी, छोटी बहू को है। दादाजी नहीं, वो बीच का बेटा है ना। दादा, मुझे किसी ने बताया तक नहीं,
यदि कोई शिकायत थी तो उसे वहीं मिटा देना चाहिए था। मुझे किसी ने बताया नहीं। अगर ऐसी शिकायत है तो मुझे पहले बता देना चाहिए था। हल्की सी खरोंच भी यदि उस तत्काल दवाई ना लगा दी जाए बढ़कर एक बड़ा घाव बन जाती है और वही घाव नासुर हो जाता है। दादाजी बता रहे हैं, देखो कभी छोटा घाव है तो उसे वैसे ही नहीं छोड़ना चाहिए, वो बड़ा होकर बड़ा घाव बन जाता है। नासुर बन जाना, बड़ा घाव, नासुर यानी बड़ा घाव। नासुर यानी बड़ा घाव बनना। दादाजी बता रहे हैं, अगर परेश को कष्ट है, कुछ प्रॉब्लम है या उसकी पत्नी को कुछ समस्या है तो उसे जल्दी ठीक कर देना चाहिए, नहीं तो बड़ा होकर बड़ा घाव हो जाएगा, समस्या बड़ी हो जाएगी करके बता रहे हैं। करमचंद, मैं अच्छी तरह तो नहीं जानता पर जहां तक मेरा विचार है छोटी बहू के मन में दर्प की मात्रा जरूरत से कुछ ज्यादा है। 1 मार्क क्वेश्चन। क्या 1 मार्क क्वेश्चन? छोटी बहू के मन में दर्प की मात्रा ज्यादा है। दर्प और हाँ, इसके बाद फिर मैं लिखूंगा जब कहानी खत्म हो जाए तब फिर हम 1 मार्क क्वेश्चन आंसर हम बोर्ड पर लिखेंगे। दर्प की 1 मार्क क्वेश्चन आंसर है, दर्प की मात्रा जरूरत से कुछ ज्यादा है, इतना लिखा तो 1 मार्क्स मिलेगा। मैंने वह मलमल के थान और रजाई के अबरे लाकर दिए थे ना, कपड़े मार्केट से लाकर दिए थे ना करमचंद ने, और सब ने तो रख लिए, सबको मैं लाकर दिया था, सब रख लिए, पर सुना है कि छोटी बहू को पसंद नहीं आए, छोटी बहू को बेला को पसंद नहीं आए। अपने मायके के घराने को शायद वह इस घराने से बड़ा समझती है। करमचंद ने बताया, जो इतना मालूम था उतना बताया, और उसने कहा भी कहाँ तक सच है मालूम नहीं करके भी बताया। ये बताया कि अपने मायके के घराने को शायद वह इस घराने से बड़ा समझती है और इस घर को घृणा की दृष्टि से देखती है। अपने मायके को बड़ा समझती है, अपने लोगों को अच्छे समझती है और ये घर को नफरत से देखती है। करमचंद दादाजी को बताया, दादा बेटा, बड़प्पन बाहर की वस्तु नहीं, बड़प्पन तो मन का होना चाहिए। बड़प्पन बाहर की वस्तु नहीं है, वो मन का बड़प्पन मन में होना चाहिए। बड़प्पन वो बाहर की चीज नहीं। और फिर बेटा, घृणा को घृणा से नहीं मिटाया जा सकता। 1 मार्क क्वेश्चन आंसर। घृणा को किस से मिटाया नहीं जा सकता? घृणा से मिटाया नहीं जा सकता। नफरत को नफरत से मिटाया नहीं जा सकता, मोहब्बत से मिटाया जा सकता है। आंसर घृणा। घृणा। अपने मायके के घराने को शायद वह इस घराने से बड़ा समझती है। बहू तभी पृथक होना चाहेगी जब उसे घृणा के बदले घृणा दी जाएगी। तब बहू घर से अलग होना चाहेगी, तब उसे नफरत के बदले में नफरत दी जाती है तो वो घर में से बाहर हो जाएगी। वो नफरत करेगी तो हम लोगों से नफरत नहीं पाएगी तो रहेगी घर में। हम भी नफरत करने लगेंगे तो चली जाएगी।
हाँ। लेकिन यदि उसे घृणा के बदले स्नेह मिले तो उसकी सारी घृणा धुंधली पड़कर लुप्त हो जाए। उसे नफरत के बदले में अगर स्नेह मिले, प्रेम मिले, तो सारी घृणा धुंधली होकर पड़ जाएगी, लुप्त पड़ जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी नफरत उसकी। हुक्का गुड़गुड़ाते हैं और महानता भी बेटा किसी से मनवाई नहीं जा सकती। महानता किसी से मनवाई नहीं जा सकती। किसी को महान कहो कहने से वो महान नहीं बनता, ऐसा है। अपने व्यवहार से अनुभव कराई जा सकती है, अपने व्यवहार से अनुभव कराया जा सकता है। ठूंठ वृक्ष आकाश को छूने पर भी अपनी महानता का सिक्का हमारे दिलों पर उस समय तक नहीं बैठा सकता जब तक अपनी शाखाओं में वह ऐसे पत्ते नहीं लाता। पेड़ कितना भी लंबा क्यों ना हो, वो तब तक महान नहीं बनता तब तक उस पेड़ में बहुत सारे शीतल पत्ते ना हो, उससे ठंडे अच्छा फल ना दे और छांव ना दे। ये बात दादाजी कहते हैं। जिनकी शीतल सुखद छाया मन के सारे ताप को हर ले और जिसके फूलों की भीनी भीनी सुगंध हमारे प्राणों में पुलक भर दे। उसके फूलों की सुगंध हमारे प्राणों में शक्ति भर दे। हमें ठंडी छाया में बैठकर हमारा कोप ठंडा ना हो जाए, हमें खुश मन को खुश ना कर दे, तब तक उस लंबे हुए पेड़ को हम महान नहीं समझते। दादाजी का मतलब है पेड़ कितना भी लंबा क्यों ना हो, जब तक उस पेड़ को हम महान नहीं समझते कि तब तक वो ठंडी छाया ना दे, अच्छे फल और फूल ना दे, तब तक हम उस पेड़ को महान नहीं समझते करके दादाजी समझाते हैं। भाभी, दादाजी मल्लू और जगदीश ने मेरा वट पेड़ उखाड़ दिया। मल्लू दादाजी बाहर से, भाभी मेरा पेड़ उखाड़ दिया करके भाभी बता रही है। मल्लू से लड़ते हुए चीख चीख कर, क्यों उखाड़ा तूने मेरा पेड़ क्यों उखाड़ा, मेरा पेड़ क्यों उखाड़ा तूने करके भाभी चिल्ला रही। दादाजी पेड़ हंसते हैं, बच्चे हंसते हैं। ठहरो भाषी, लड़ो मत बेटा, जाना करमचंद जरा हटाना दोनों को। पेड़ उखाड़ दिया करके बोलने से भाभी बोलती है तो सब लोग हंसते हैं। वो पेड़ नहीं डाली थी इसलिए हंसते हैं। करमचंद जाता है। दादा फिर हुक्के की नली मुंह से लगा लेते हैं। परेश नीची नजर किए प्रवेश करता है। तो करमचंद जाता है, सब जाते हैं, परेश आता है। दादा, आओ बेटा परेश, वो मैंने एक दो कपड़े भेजे थे ना, तनिक भेद देखना बहू ने उन्हें धो डाला है या नहीं। दादाजी परेश से पूछते हैं, बेटा मैंने कुछ कपड़े दिए थे, धोए या नहीं देखो। बहू ने धो डाले हो तो ले आओ जरा, फिर मैं तुमसे बात करूंगा। कपड़े धोए हैं तो ले आओ देखते हैं, फिर मैं तुमसे बात करूंगा करके दादाजी परेश से बोलते हैं। परेश मैं लज्जित, मैं शर्मिंदा हूं करके दादाजी को बता रहा है। दादा, नहीं धुले तो फिर धुल जाएंगे बेटा, नहीं धुले तो क्या हुआ, फिर धुल जाएंगे। आओ इधर बैठो मेरे पास, मैं तो तुम्हें बुलाने ही वाला था। आओ आओ इधर आकर बैठो, आओ इधर आकर बैठो। क्या बात है करके पूछना चाहते हैं। फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। परेश चुपचाप आकर दादा के पास बैठ जाता है। दादा के पास परेश आके बैठ गया। दादाजी हुक्का गुड़गुड़ाना छोड़कर, मुझे करमचंद से अभी पता चला है कि तुम्हारी बहू को रजाई के अबरे और मलमल का थान पसंद नहीं आया। करमचंद ने बताया, जो कपड़े लाया था मार्केट से वो पसंद नहीं आए बहू को। तुम्हारे ताऊ ठहरे पुराने समय के आदमी
इसके पिताजी का भाई ताऊ, परेश के पिताजी के भाई हैं ताऊ, बड़े भाई हैं। छोटा बेटा का बेटा परेश, छोटा बेटे की पत्नी छोटी भाभी। पुराने समय के आदमी हैं तुम्हारे ताऊ, वे नए फैशन की चीजें खरीदना क्या जाने, नए फैशन की चीजें खरीदना वो क्या जाने। जभी तो मैं कहता हूं कि छोटी बहू को बाजार ले जाओ, वो स्वयं अपनी पसंद की चीजें ले आएंगी। दादाजी ने बताया। दादाजी किसे बाजार ले जाने के लिए कहते हैं? 1 मार्क क्वेश्चन आंसर। बेला को बाजार ले जाने के लिए कहते हैं। बेला लिखा तो 1 मार्क्स मिलेगा। देखो परेश जी, दादा हुक्के का कश लगाकर, और मैं सोचता था कि अब बहू आ गई है तो इंदु का दहेज तैयार करने में भी सहायता देगी। दादाजी बेला को कुछ काम सौंपना चाहते हैं, जिम्मेदारी देना चाहते हैं। अब बेला आ गई है तो इंदु का दहेज तैयार करने का काम उनको दे देंगे, वो सहायता करेगी। परेश जी, मैं इसलिए आया था करके बता रहा। किस लिए आए थे? हाँ हाँ कहो, झिझकते क्यों हो? परेश जी, बात यह है कि इस घर में बेला का मन नहीं लगता, इस घर में बेला का मन नहीं लग रहा है। परेश दादाजी कहते हैं, इतनी जल्दी उसका मन कैसे लग सकता है बेटा, इतनी जल्दी कैसे मन लग सकता है? अभी परसों शादी करके आई है, अभी कई दिन हुए हैं उसे आए, कितने दिन, कई यानी कितने दिन हुए उसे आकर, और फिर बेटा मन लगता नहीं, लगाया जाता है। आप भी छात्रों मन लगाकर पढ़ना है, मन लगता नहीं, मन लगाना चाहिए। आप समझते हो कि ऐसे ही आ जाएगा, ऐसे ही समझेंगे, नहीं, कोई सब्जेक्ट आसान नहीं। जब तक हम मन लगाकर नहीं पढ़ते तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। दादाजी यही कहते हैं कि बेला को मन लगाना पड़ता है। परेश वो मन लगाती ही नहीं, वो लगाती ही नहीं मन दादाजी, तो हमें उसका मन लगाना चाहिए। वो एक बड़े घर से आई है, अपने पिता की इकलौती बेटी है। कौन? बेला। कभी नाते रिश्तेदारों में रही नहीं, इस भीड़ भाड़ से वह घबराती होगी। हम बहुत सारे लोग हैं इसलिए घबराती होगी, इतने कोलाहल से वह ऊब जाती होगी। हम सब मिलकर इस घर में उसका मन लगाएंगे। दादाजी परेश को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और अगली क्लास में हम देखेंगे कि किस तरह दादाजी उनको समझाया। फिर एक बार हम उसके बारे में चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।